हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। यहां पर हम करने जा रहे हैं हमारे 9th का केमिस्ट्री का एक बहुत ही दमदार चैप्टर। दमदार इसलिए कह रहा हूं कि ये चैप्टर जो है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी एक ऐसा चैप्टर था जो आपके लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर था, और ये भी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर मैं आपको एडिशनली कुछ चीज़ें पढ़ाने वाला हूं जो आपकी जो केमिस्ट्री की बुनियाद बनाता है, केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करेगा आपके। तो जिनको भी बेसिक केमिस्ट्री से पढ़ना है वो आप यहाँ पर इस पार्ट को खास कर देखना, क्योंकि चैप्टर की फ्लो में पहले आपको जो डिस्कवरी है, कैसे हुई एटम के स्ट्रक्चर के बारे में वो बताया गया है, वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको एटम के एग्जैक्ट जो उसका स्ट्रक्चर है वो मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले ऑल अबाउट एटम, एटम दिखता कैसा है, ठीक है। तो पहले मैं यही सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैं आपको रिपीट कर रहा हूं तो आप ये बात समझ लो कि एटम जो है वो दिखता कैसा है, शेप कैसा होता है उसका, बता सकता है कोई? इसका शेप होता है स्फेरिकल, है ना, एक स्फीयर की तरह, गेंद की तरह होता है। तो ये तो आप ध्यान रख लो। किसने बताया, किसने कैसे डिस्कवर किया, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आई रिपीट, ठीक है। तो एटम स्पेरिकल होता है, और एटम के बारे में क्या कहा गया है ना, हमने ये भी पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि एटम इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल और क्या, इनडिविजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता नेकेड आई से, है ना, इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर, ठीक है। हालांकि इसके ऐसा नहीं कि दिस इज द स्मॉलेस्ट, एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये डिस्कवर हुआ ही है। बट जब हम ये कहते हैं, इसका बोलने का मतलब ये है, देखो क्या है कि जब हम कहते हैं कोई भी एलिमेंट, सपोज आई एम टेकिंग एनी एलिमेंट, तो एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट एंटिटी जिसके पास एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज सोडियम, ये कौन सा एलिमेंट है, मान लो ये सोडियम है, Na इसका सिंबल है ना। तो इसमें जितने वो छोटे छोटे लड्डू, ठीक है, जितने भी इसमें ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एग्जैक्टली सोडियम की प्रॉपर्टी बेयर कर रहे हैं, उनको मैं क्या बोलूंगा, दोज विल बी कॉल्ड सोडियम के एटम्स कहलाएंगे वो, ठीक है। अगर मान लो कि तुम ये बोलते हो कि सर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन तो स्मॉलेस्ट हुआ ना, पर दिस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इसके पास सोडियम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बात समझ लेना। सो किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट एंटिटी जिसके पास वो एलिमेंट का नेचर है, प्रॉपर्टी है, इसको एटम कहते हैं हम, ठीक है। और दिखने में कैसा है, स्पेरिकल है, ठीक है। स्टेटमेंट सही एकदम सटीक नहीं है कि हाँ भाई स्मॉलेस्ट इनविजिबल तो है, ठीक है, इनडिविजिबल भी है, ऐसा नहीं है, डिवाइड कर सकते ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग हो सकता है। इंडिस्ट्रक्टिबल वैसा भी नहीं है, उसको भी तोड़ने की मैकेनिज्म है, पार्ट ऑफ मैटर। बट ये किस लिहाज से कहा गया मैंने आपको यहां बता दिया, ओके। फिलहाल ये समझो कि एटम गोल है, चौकोन नहीं है, स्क्वायर नहीं है, कैसा भी नहीं है, गोल है, ठीक है। याचा नंतर मुलानो सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल में ध्यान रखना कि सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब जो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है, एटम जिन पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। सो दे आर बेसिकली particles present inside atom, एटम के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है इनसाइड द एटम, इसको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम, ओके। अब जैसे कौन से पार्टिकल्स होते बता दूं। नंबर 1 न्यूट्रॉन्स, नंबर 2 प्रोटॉन्स, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स।
सो दीज आर द बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमको यहाँ पर पढ़ना है। अच्छा, न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं, जीरो चार्ज होता है उसका। प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर इनके एग्जैक्ट चार्ज की बात करें तो कूलम में तो भैया ये तो जीरो ही होगा। ये वाला है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। कोलम जो है वो चार्ज को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है। व्हाट इज सी, दिस इज कूलम, ये तुम 10 में पढ़ोगे, ठीक है। दिस इज SI यूनिट टू मेजर चार्ज। जैसे अपन मास को केजी में, लेंथ को मीटर में लिखते हैं ना, टाइम को सेकेंड में, वैसे चार्ज को कूलम में मेजर किया जाता है। और इसका क्या है, दिस इज सेम मैग्नीट्यूड होता है इसका भी, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, बस फर्क क्या है, बस फर्क है कि ये नेगेटिव टाइप का रहता है। सो दे आर अपोजिट टाइप बट मैग्नीट्यूड सेम है, नंबर सेम है। देखो 1.6 10⁻⁻19 कूलम याद रखना है, ओके। इसके बाद तो ये तो हो गया चार्ज की वैल्यू। अब बात करते हैं इसके मास की, है ना, दिस वाज द चार्ज। अब बात करते हैं मास की इनके। तो ये वो पार्टिकल्स जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कहाँ होते हैं वो भी हम देखेंगे, बट अभी इसके मास की बात करते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो लगभग, मतलब थोड़ा डिफरेंस है पर लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग सेम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन कहो या मास ऑफ न्यूट्रॉन कहो, व्हाट इज द वैल्यू, सो दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इसको वन यूनिफाइड मास भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन एटॉमिक मास यूनिट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, जिससे हमने पढ़ा था ना, वन एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट टू मेजर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस, है ना। जैसे कि सोडियम का मास कितना है 23 AMU, हाइड्रोजन का है 1, है ना, तो वन एटॉमिक मास यूनिट, ओके। सो ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जैक्टली थोड़ा हल्का डिफरेंस है बट तुम अप्रोक्सीमेटली दोनों का ही लिख सकते हो, ठीक है। यानी लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो लगभग इक्वल ही है। एंड व्हाट अबाउट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट अबाउट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, मतलब बहुत कम है। मतलब ये तो ऑलरेडी ये भी बहुत कम है पर इससे भी कई गुना कम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना कितना है सर, बता दो, हम समझ जाएंगे। द वैल्यू इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। देखो ये 27 था, ये -31, बहुत छोटा है ये, ठीक है। तो ये जस्ट एक बात दिमाग में याद रखो, ये मैं यहाँ पर थोड़ा अलग कलर में लिख देता हूँ। एक बात दिमाग में याद रखो, आगे एक सवाल भी आएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से भी बहुत बहुत छोटा होता है। ये बात दिमाग में रखो, आगे इसके पे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है। ये तो हो गया मास के बारे में। अब इनकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं, या इनको प्यार से कुछ और बुलाया जाता है क्या, ठीक है। तो मैं इनका डिस्कवरी के बारे में बताऊंगा, इनका अनदर नेम और इनका लोकेशन, ठीक है। इनके लोकेशन को भी हम देखेंगे। सबसे पहले डिस्कवरी, भैया इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, किसका नाम आता है, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, ठीक है, याद रखना। प्रोटॉन का डिस्कवरी किसके नाम आता है सर, प्रोटॉन का डिस्कवरी आता है, वैसे बहुत कंफ्यूजन है इसके अंदर, इसमें रुदरफोर्ड का भी नाम आता है, गोल्डस्टीन का भी नाम आता है। गोल्डस्टीन ने इनिशियल फेजेस में इसके बारे में बताया था, रुदरफोर्ड ने एग्जैक्टली वो नाम बताया कि हाँ यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपकी किताब में जो प्रिंट हो वो लिख देना, ठीक है। वैसे यहाँ पर रुदरफोर्ड, अब के ज़माने में इसको रुदरफोर्ड का नाम आता है, ठीक है। हम लोग काफ़ी टाइम तक इसको गोल्डस्टीन लिख रहे थे, अब रुदरफोर्ड का नाम आता है एग्जैक्टली प्रोटॉन के बारे में डिस्कवरी में, ठीक है।
असल में गोल्डस्टीन ने कैनल रे के बारे में पता लगाया था, बिकॉज प्रोटॉन इज ऑल्सो नोन एज कैनल रे। ठीक है, ओके। सो इनका अगर तुम्हारी किताब में गोल्डस्टीन लिखा है, गोल्डस्टीन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट बुक इज अ बाइबल, याद रखना, गीता कुरान सब। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो भाई एकदम क्लियर है, इसमें कोई टेंशन नहीं। सर जे थॉमसन, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब हम एग्जैक्टली कैसे कैसे डिस्कवरी हुई, किस किस नाम आते हैं, वो सब हम देखेंगे। चाहे थॉमसन का मॉडल हो, एटॉमिक मॉडल, या रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हो, या फिर नील बोर वाला, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, मतलब चैप्टर में तुमको जो दिया है, बट मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ ना, दिस इज लाइक प्राइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मिस नहीं करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, करना जरूरी है भाई। ओके, अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो हो गया, अनदर नेम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एक और नाम है, प्यार से इसको कैथोड रे भी कहा जाता है, कैथोड रे। प्रोटॉन को प्यार से कैनल रे भी कहा जाता है, और न्यूट्रॉन को प्यार से कुछ नहीं बुलाते। ठीक है, क्या बुलाते हैं इसको? कुछ नहीं। वाह, क्या बात है। इसके बाद लोकेशन की बात हो रही थी, सर इतनी दुनिया जहान बता दी, लोकेशन ही नहीं बताया अभी तक, तो ये बता देता हूँ। यहाँ पर जगह है, ठीक है। तो इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल्स वो हैं जो एटम के अंदर होते हैं। इसमें से जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, दे स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस। ये याद रखना, न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम का न्यूक्लियस होता है सेंटर में। तो ये जो जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, वो सब कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, सेंटर में, एटम के सेंटर में। ये सब चीजें हमको देखनी है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड में ऐसे घूमते रहते हैं। सर ये कैसे, ये सोलार सिस्टम की तरह नहीं है क्या? यस, बिल्कुल है। तो ये याद रखना, एटम के सेंटर को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस। जितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी न्यूक्लियस के बाहर, एक्चुअली वो क्या करते रहते हैं? दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जस्ट लाइक दिस, है ना। रुदरफोर्ड ने ये मॉडल बताया था, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। तो ये बात समझ में आ गई अब कि एटम के अंदर कौन से जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी पार्टिकल्स, वो सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है, एंड दे आर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। चार्ज बता दिया, मास बता दिया, डिस्कवरी बता दी, ठीक है, और कैसा होता है, कहां पर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो बता दिया मैंने। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन साइड में होता है। क्लियर है? आगे चले, चलो। ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सर इसके बारे में बता दो, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। चलो देख लेते हैं। आज मैंने ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन नहीं लाया, आज मैं आपको थीम बताने की कॉन्सेप्ट से एक दिमाग से आया हूँ। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना आप। सो व्हेन आई से एटॉमिक नंबर, वैसे तो एटॉमिक नंबर को Z लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को कैपिटल A लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम में, एक बात याद रखना, जैसे कि मान फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, सोडियम की बात करते हैं। किसी भी एटम में, कोई भी एलिमेंट का एटम हो, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव पार्टिकल्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मे और मे नॉट बी सेम। न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट वो अलग है कहानी। ठीक है, तो सोडियम के केस में याद रखना कि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है इसके पास वो 12 है। हियर द नंबर इज नॉट सेम एज द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर। ठीक है, तो ये बात याद रखना, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही प्रोटॉन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू मस्ट नो।
ध्यान रखना, इसमें एक सवाल आएगा, ठीक है। सो अब उससे क्या रिलेट करना है सर, एटॉमिक नंबर वही है ना, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, दिस 11। सो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो एटॉमिक नंबर इज, it is the total number of electrons or protons present in atom of given element। जो भी एलिमेंट है उसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो आई विल से दैट फॉर एग्जांपल कि भैया सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है और इसलिए 11 प्रोटॉन भी होता है, इसलिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर यानी Z की वैल्यू कितनी है, 11, ठीक है। अच्छा, मास नंबर क्या होता है सर, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर, देखो मास शब्द आ जाता है तो दिमाग में लगता है कि यार ये तो वजन के बारे में, मास के बारे में कुछ है। मैंने बताया कि एटम में 3 टाइप के पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है तो उसको हटा ही दो, तो क्या बचा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचा। तो ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं किसी एटम में जिनके पास मास, कंसिडरेबल मास है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नाम ही नहीं आएगा, उसमें आएगा कि भैया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट कर लो और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट कर लो। तो इससे वो पता लग जाएगा कि ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर जिनका मास कंसिडरेबल है। सो दैट इज कॉल्ड मास नंबर। सो इट इज सिंपली द नंबर ऑफ हेवियर पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन नहीं आता बिकॉज मास उसका बहुत लाइट है, ठीक है। सो मास नंबर इज सिंपली द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या था, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एटॉमिक नंबर था। इसमें प्लस करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करना है, ठीक है। सो इट इज द सम ऑफ, क्योंकि ऐड करना है ना, सो इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तुम पूरा लिखना, एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, गिवन एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर अपने सोडियम की बात करी, सोडियम के पास कितने प्रोटॉन्स है, सो दैट इज 11, कितने न्यूट्रॉन्स है, दैट इज 12, सो कितना मतलब 11 प्लस 12 इज 23। तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन, हेंस द एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23। याद रखना, दिस इज नॉट द एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास नहीं है, मास ऑफ एटम नहीं है, ये मास नंबर है। मतलब ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं जिनका कंसिडरेबल मास है, ये बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, किसी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो उसमें अक्सर क्या करते हैं, उसके मास नंबर को ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर को नीचे। अब ये इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब हम सोडियम की बात कर रहे हैं, तो तुम सोडियम का सिंबल लिख के ऊपर उसका मास नंबर लिख सकते हो और नीचे उसका एटॉमिक नंबर, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है एलिमेंट को। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ो। अच्छा, अब देखो मैंने जो सवाल बोला था कि मैं सवाल पूछूंगा, आ गया। तुमको एक गिव रीजन पूछा जा सकता है, ये 2 ऐसे टिपिकल वाले हैं जो पूछा जा सकता है और तुमको पता भी होना चाहिए। होल मास ऑफ, दिस इज स्टेटमेंट, होल मास ऑफ एटम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। ऐसा माना जाता है कि एटम का जितना भार है, जितना मास है, पूरा का पूरा मास उसके सेंटर में लोकेटेड है। कैसे, ठीक है, क्या स्पेलिंग लिखी है, ठीक है। तो होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। तो मैंने तुमको ऑलरेडी बताया कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन वाले होते हैं और दूसरे प्रोटॉन वाले होते हैं। और इसके बाहर जो है
एटम के बाहर कौन से पार्टिकल्स होते हैं? एटम के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। और भी ऑर्बिट होती है, ऐसे नहीं कि एक ही है, रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऐसे। और मैंने अभी बताया था तुमको, एक चीज याद रखने को कहा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। किसकी कंपैरिजन में? मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में। दिस इज कंसीडरेबल, ये कुछ तो है, इसको कंसीडर कर सकते हो। सो दिस इज कंसीडरेबल। मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन कंसीडरेबल है, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को हम काउंट ही नहीं करते। हम किसके मास को, मतलब एटम का जो ज्यादातर भार है वो किसकी वजह से होता है? ऑलमोस्ट उसका पूरा भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। और ये दोनों के दोनों कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूक्लियस। इसलिए एटम का जो पूरा का पूरा मास है वो कहाँ पर है? इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर। तो ये लाइन तुमको लिखनी पड़ेगी कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एंड सिंस बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन they reside inside the nucleus, so the whole mass of atom is supposed to be concentrated at the center. एक और फैक्ट बताता हूं, याद रखना कि जो एटम की साइज होती है ना, एटम तो बहुत छोटा होता है, हमको पता है एटम बहुत छोटा होता है, पर फिर भी एटम की साइज के कंपैरिजन में, वॉल्यूम ऑफ एटम की कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही एक अजीब सा फैक्ट है। मैंने अभी यहां पे क्या कहा कि सारा का सारा मास उसके न्यूक्लियस में होता है एटम का, और फिर मैं ये कह रहा हूं कि एटम की साइज के मामले में उसको कंपेयर करो न्यूक्लियस की साइज से, तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, एटम का साइज उसकी कंपैरिजन में बड़ा है। अजीब फैक्ट है ये, तो मैं फिर भी दिखा पा रहा हूं, और बहुत छोटा साइज होगा। मतलब ये समझ लो कि एटम के अंदर न्यूक्लियस की वॉल्यूम या साइज वेरी स्मॉल है, लेकिन एटम का सारा मास उसी न्यूक्लियस के अंदर है। ये एक फैक्ट है। अच्छा, एक और गिव रीजन, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये भी एक स्टेटमेंट, गिव रीजन। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होते हैं? न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज। तो एटम का नेट चार्ज जीरो कैसे होता है वो समझो। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, सोडियम है ना, 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन कितना होता है सोडियम के पास? 23। प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना होता है? 12। ठीक है, प्रोटॉन कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? 11। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल क्यों होता है? वाई द चार्ज, ओवरऑल चार्ज ऑफ एनी एटम इज जीरो? बिकॉज देखो न्यूट्रॉन का तो कितना भी हो नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो जीरो ही है। सो इसका चार्ज तो वैसे भी 0 कूलम ही है, कितना भी हो। अब देखो बात आती है चार्ज है किसका? इसके पास है और इसके पास है, नेगेटिव पॉजिटिव। और मैंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों की वैल्यू तो एक ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ फर्क यह है कि इसके पास नेगेटिव टाइप का है, इसके पास पॉजिटिव टाइप का है। मतलब अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन लाया और उसके सामने एक प्रोटॉन खड़ा कर दिया तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। तो यहां पर एक फैक्ट मैंने क्या बताया था कि किसी भी एटम में, कोई भी एटम ले लो, उसमें हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल रहता है। तो जैसे यहां पर है 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। सो व्हाट इज द नेट चार्ज? 0। इन दोनों का नेट चार्ज मिला के 0 हो गया, और इसका तो है ही 0। तो एटम, कोई भी एटम का चार्ज क्या रहेगा? नेट चार्ज विल बी 0, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ही प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये लाइन लिख देना यहां पर कि इन एनी एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज is always equal to total magnitude of positive charge, hence the overall charge get cancelled and the atoms are, any atom is electrically neutral. ये हो गया। तो इसके बाद देखो शुरू के 20 एलिमेंट्स याद रखने हैं, 18 वैसे तुम याद रखो। सो लाइक लाइन से याद रखने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। लाइन से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से दिया है, ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से दिया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, 3, 4, 5 से लेके पूरा 18 तक है, ठीक है। ये इनका सिंबल है, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, टेक्स्ट बुक का है, ध्यान से याद रखना है। Li, Be, बेरिलियम का Be है, बोरॉन का B है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, फ्लोरीन का F है, नियॉन का Ne है, सोडियम का Na है। सर ये ऐसे क्यों है Na? नाट्रियम, उसका साइंटिफिक जो नेम है वो नाट्रियम है, या ग्रीक नेम कह लो नाट्रियम है, इसलिए उसका उससे बना है। मैग्नीशियम का Mg है, एल्यूमिनियम का Al है, सिलिकॉन का Si है, फास्फोरस का P है, सल्फर का S है, क्लोरीन का Cl है, आर्गन का Ar है। और कभी भी याद रखना कि इसमें अगर एक लेटर हो या दो लेटर हो, पहला वाला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होना चाहिए, गड़बड़ मत करना, नहीं तो यही गलत सीखोगे, आगे सब काम गलत होगा। जैसे मान लो तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना है, तुमने ऐसे लिख दिया, ये कोबाल्ट है, या मान लो तुमको कोबाल्ट का सिंबल डालना, तुमने ऐसे कर दिया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज कि पहला कोई भी सिंबल में फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, और अगर सेकंड आ रहा है तो वो स्मॉल होगा हमेशा, ये याद रखना, सेकंड आ रहा है तो हमेशा स्मॉल होगा। सो ये हो गया सिंबल। देन एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 5 का मतलब क्या है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1। एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन भी 2, इलेक्ट्रॉन भी 2। 3 है तो ये भी 3, ये भी 3। 4 है तो प्रोटॉन भी 4, इलेक्ट्रॉन भी 4। 5 है तो प्रोटॉन भी 5, इलेक्ट्रॉन भी 5। 6 है तो प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। 7 है तो 7, 7। 8 है तो, बोलो यार, सॉरी भावनाओं में आ गया मैं। 8 है तो क्या होगा, 8 and 8। अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो इसका मतलब उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 10 है तो उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 11 है तो उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो इतना समझ लो कि जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उस एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ये बात को ध्यान रखना, इसको बिल्कुल कंफ्यूज इस चीज़ में नहीं होना। जो एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। क्या सर कितना बताओगे, बस करो। अरे सर चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये बात ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो ये हमने बता दिया। इसके बाद न्यूट्रॉन का नंबर मे और मे नॉट बी सेम, तो मैंने अलग से लिख दिया कि हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन, हीलियम में 2 न्यूट्रॉन, तो ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप मास नंबर याद रखो, ठीक है, इससे बेटर है कि आप मास नंबर याद रखो। अब जैसे मास नंबर कैसे बनता है, प्रोटॉन के काउंट को, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड कर लो किसके साथ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ। चलो ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सो दिस इज हाइड्रोजन का हो गया 1। फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो गया 2, हीलियम का हो गया 2। फिर 3 + 4 इसका हो गया 7, मास नंबर लिख रहे हैं हम, ठीक है। 4 + 5 इसका हो गया 9। ओके, 5 + 6 कितना हो गया 11। ओके, 6 + 6 कितना हो गया 12, है ना। तो मास नंबर याद रखो, बेटर रहेगा। प्रोटॉन का नंबर याद मत रखो, मास नंबर याद रखो, तो अपने आप प्रोटॉन का नंबर तो लिख ही सकते हैं हम। ओके, एंड और क्या है 7 + 7 कितना हो गया 14, इसका होता है 16।